हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डीसी मशीन की संरचना के बारे में बताया था कि डीसी मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे उसका स्टेटर होता है तो स्टेटर का क्या काम होता है, स्टेटर पर पोल बने होते हैं तो पोल का काम क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्मेचर जो हमारा होता है डीसी मशीन में, जो कि डीसी मशीन का घूमने वाला भाग होता है, इसमें हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं जिसको आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर कम्यूटेटर के बारे में देखा था, ब्रुश के बारे में देखा था। फिर उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे जो भी हमारे टॉपिक थे, जैसे हमारे जो है सॉफ्ट हैं या उसके एंड प्लेट होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर को जब हम उसके आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो फैराडे के नियम के अनुसार जब आर्मेचर के कंडक्टर फ्लक्स को काटते हैं तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। और ये ईएमएफ कितना होता है, यानी हम लोग इसको जो जनरेट ईएमएफ होता है जिसको ईजी कहते हैं, जनरेटेड ईएमएफ, ये किसके बराबर होता है, ZP5N/60A के बराबर होता है। यानी जो आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होता है इतना वोल्ट होता है। और जो आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होता है दोस्तों, वो आर्मेचर की गति के कारण होता है। इसलिए जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फैराडे के नियमानुसार जो है ये वोल्टेज हमारा पैदा होता है। इस वोल्टेज का डेरिवेशन हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे जो डीसी जनरेटर होता है इसका हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, यानी डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। जो डीसी जनरेटर का हम लोग वर्गीकरण करते हैं वह किस बेसिस पर किया जाता है, जो कि आपको बताया गया था। सबसे पहले इसके वर्गीकरण का आधार क्या होता है दोस्तों, जो इसके स्टेटर पर पोल बने होते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं स्टेटर पर ये पोल होते हैं। इस पोल पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इस फील्ड वाइंडिंग के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग अगर अलग से किसी डीसी सोर्स के द्वारा जुड़ी हो तो इसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। और बाहर से किसी सोर्स की आवश्यकता ना पड़े तो उसको हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। तो वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है, यानी डीसी जनरेटर के वर्गीकरण का हमारा वर्गीकरण का मुख्य आधार जो होता है, मुख्य आधार हम लोग किसको कह सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग को कह सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग को, यानी फील्ड वाइंडिंग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो ये जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, हम लोग डीसी जनरेटर का दो तरह से करते हैं। एक हमारा सेपरेटली एक्साइटेड हमारा डीसी जनरेटर होता है। दूसरा हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, तो वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले डीसी जनरेटर को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, यानी सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। तो आप एक चीज जानते रहिए, जो हमारे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं इसमें किसी बाहर से डीसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बाहर से डीसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात आप इसके बारे में ध्यान देंगे कि जो हमारे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं इसमें जो हम लोग मैग्नेट प्रयोग करते हैं इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म का गुण होना चाहिए। यानी जो हमारा मैग्नेट यूज में लाते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट का बना होना चाहिए। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान देंगे कि जो हमारे पोल बने होने चाहिए, जो ध्रुव होने चाहिए, वह किसके होने चाहिए, परमानेंट मैग्नेट का। मैग्नेट के जो पोल हमारे किसके बने होने चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के बने होने चाहिए, जिससे कि
इसके थ्रू हमेशा कुछ ना कुछ फ्लक्स मशीन के अंदर निकलता रहे। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जो मशीन होती है, डीसी जनरेटर होती है, इसमें फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं। तो ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको सबसे पहला भाग बता दूं कि एक हमारा डीसी सीरीज जनरेटर होता है, दूसरा डीसी शंट जनरेटर होता है, तीसरा हम लोग बात करें तो हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है। तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर हमारे जनरेटर हमारे तीन तरह से हो गए, ये डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और हमारा कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है, जब हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी हो तो उसको डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं, और जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के शंट यानी समांतर में लगी हो तो उसको शंट जनरेटर कहते हैं। और ये हमारा कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये जो कंपाउंड जनरेटर है, ये जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर फर्दर इसको हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, यह हमारा जनरेटर होता है, दूसरा हमारा होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर ये क्या होते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। तो इसके आगे हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी फर्दर दो भागों में बांटते हैं, यानी हमारा यह लॉन्ग शंट हो सकता है, लॉन्ग शंट, और दूसरा हमारा क्या होता है, शॉर्ट शंट होता है। उसी तरह से ये भी हमारा दो भागों में बटा होता है, एक लॉन्ग शंट होता है, लॉन्ग शंट, दूसरा हमारा शॉर्ट शंट होता है। तो ये जितने भी हम लोग क्लासिफिकेशन लिखे हैं यहाँ पर, ये बाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर लिखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सीरीज जनरेटर, फिर उसके बाद शंट जनरेटर, उसके बाद कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में हमारे दो होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। इसमें भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होते हैं, इसको आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर, तो दोस्तों नाम से जैसे कि इसमें हमको क्लियर है कि डीसी सीरीज जनरेटर में जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होगी वह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होगी। इसके पहले मैंने आपको फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन करके बताया था कि कैसे हम लोग जो है फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में लगा सकते हैं। तो दोस्तों सीरीज में हम लोग कैसे लगाते हैं, यहाँ पर ये सीरीज में लगाने के लिए हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे यह हम आपको बता दें कि हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है और इधर हमारा क्या है, आर्मेचर है मान लीजिए, और ये आर्मेचर जो होता है मान लीजिए वोल्टेज पैदा कर रहा है जिसको ईजी हम लोग कहते हैं, जनरेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारा आर्मेचर का कुछ रजिस्टेंस भी होगा जिसको हम लोग आरए कहेंगे, और यह हमारा यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम लोग लोड लगा देंगे। क्योंकि जनरेटर है तो जनरेटर सप्लाई पैदा करेगा और ये बाहर को यह सप्लाई भेजेगा, तो ये बाहर हमारा लोड लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग ने भी कह दिया, भी जो होता है लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस होगा उसको RSC कहेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो भी हमारा आर्मेचर के थ्रू वोल्टेज पैदा होगा यहाँ पर प्लस होगा और ये माइनस होगा, और यहाँ से जो करंट निकलेगी आर्मेचर से उसको हम लोग आर्मेचर करंट कहेंगे, और इसमें लोड में जो करंट बहेगी उसको हम लोग लोड करंट IL कहेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ शब्द आपको ध्यान देना है कि ये IA क्या है, RA क्या है, EG क्या है, RSE क्या है, ISE क्या है और
आपका IL क्या है और V क्या है। ये दोस्तों इसमें आपको जैसे यहाँ पर V लिखा गया, IL लिखा गया, RSC लिखा गया है, उसके बाद ये IA लिखा गया, RA लिखा गया, EG लिखा गया। तो IA को हम लोग कहते हैं आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर में जो करंट बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर करंट कहते हैं, जिसको IA से हम लोग क्या लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह RA क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, यह आर्मेचर का प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग ओम में लिखते हैं, और आर्मेचर करंट को एम्पियर में लिखते हैं, ये भी ध्यान देंगे आप जो है। ये EG क्या होता है भाई, आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होता है यानी जनरेटेड जो होता है EMF होता है, जनरेटेड EMF, और इसको हम लोग वोल्ट में लिखते हैं। यह RSC क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, सीरीज हमारे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, का रेजिस्टेंस होता है। यह ISC क्या होता है भाई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट होती है, बहने वाली करंट होती है। यह IL क्या होता है दोस्तों, IL को हम लोग लोड करंट कहते हैं, लोड करंट कहते हैं। और ये V क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस लोड, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग IL से, उसको V से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इस DC सीरीज जनरेटर के बारे में लिखना है। ये किसका फिगर बनाया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह हमारा क्या है, DC सीरीज जनरेटर है। ये DC सीरीज जनरेटर होता क्या है भाई, इसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है, यानी हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है वह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, इसलिए हम लोग सीरीज जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दो चीज़ें आपको देखना है, यहाँ पर दो वाइंडिंग आपको दिख रही होंगी, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग से अधिक होता है, इसको आप जानते रहिए। यानी जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, यानी आर्मेचर का हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है वह क्या होना चाहिए, 1 ओम से भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो आर्मेचर से भी, आर्मेचर प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमने इतनी चीज़ें क्यों आपको बताया, क्योंकि हम लोग इसमें लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज पैदा, जो यह वोल्टेज पैदा हो रहा है उसके लिए इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, जिसको हम लोग वोल्टेज इक्वेशन कहते हैं। तो दोस्तों किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने के लिए आपको किरचॉफ का जो नियम होता है उसको आना चाहिए। किरचॉफ साहब ने दो नियम दिया था, एक किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यह जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है यह किसी बंद पास में लगता है, किसी बंद परिपथ में लगता है। और दूसरी चीज़ की इसको हम लोग लगाते कैसे हैं, तो चूँकि उस नियम को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम लोग किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है, जिसको हम लोग KVL कहते हैं यानी KVL, इसको अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई आपके पास सर्किट है इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका सर्किट है, ये हमारे रेजिस्टेंस लगाए गए हैं और इसमें सोर्स लगाया गया है, और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया बैटरी से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये क्या है, प्लस। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर R1 है, ये R2 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सबसे पहले कि यह किसी बंद पास में लगता है, बंद पास यानी एक क्लोज परिपथ में लगता है। तो ये परिपथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरी चीज कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लूप बना देते हैं, तो इसको A B
सी और डी, एक लूप हमने बना दिया। लूप का मतलब हम लोग जहाँ से, जैसे लूप हम लोग क्या बनाते हैं भाई, जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर आ जाए तो ये हमारे क्या हो जाता है, एक लूप, जिसको हम लोग क्लोज लूप कहते हैं। तो इसमें हमको केवीएल लगाना हो तो ए बी सी डी और ए तक आना पड़ेगा। तो अब केवीएल लगाने का नियम क्या होता है दोस्तों, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे। तो केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले जिस दिशा में हम लोग केवीएल लगाते हैं, जिस दिशा में हम लोग केवीएल लगाते हैं, अगर करंट की दिशा वही है, तो इसमें हमने करंट दिखाया नहीं है क्योंकि इधर बहुत सारे हमारे बैटरी सोर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस पूरे सर्किट में कोई ना कोई रिजल्टेंट करंट बह रही होगी, जिसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये रिजल्टेंट करंट मान लीजिए आई है, जो जिस दिशा में करंट बहती है, अगर हम लोग केवीएल उसी दिशा में लगाते हैं तो रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और बैटरी का जो साइन पहले आए उस साइन के साथ वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज को लिखते हैं। बस इतनी सी बातें आपको दोस्तों ध्यान देना है। किरचॉफ का जो नियम हमको किसी सर्किट में लगाना हो तो जिस दिशा में हमारी करंट बहती है, अगर उसी दिशा में हम लोग केवीएल लगाते हैं तो जो हमारा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और बैटरी का जो टर्मिनल, यानी बैटरी का जो टर्मिनल, जैसे निगेटिव टर्मिनल पहले आए तो यहाँ का वोल्टेज माइनस साइन के साथ लेंगे, और अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो यहाँ का वोल्टेज प्लस साइन के साथ हम लोग लेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। आगे मैं किसी वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा कि केवीएल और केसीएल हम लोग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी नियम के आधार पर यहाँ पर केवीएल लगाएंगे और वोल्टेज इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे। तो इस नियम में जैसे कि आप देख रहे हैं आईएल, यहाँ से आईए करंट निकल रही है और यह कुछ इसकी दिशा क्या है, ये इधर है। हमको इसमें केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाने के लिए करंट हमारे इस तरह से बह रही है और यह हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड में बहने वाली करंट तीनों बराबर होंगी क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो सीरीज जनरेटर में, यानी डीसी सीरीज जनरेटर में दोस्तों क्या होता है, IA बराबर क्या होता है हमारा, ISE बराबर क्या होता है, IL होता है। यानी जो हमारे आर्मेचर में करंट बहती है वही हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट बहती है और वही हमारा करंट क्या बनता है, लोड में बहता है। यह चीज़ आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब हम लोग इसमें केवीएल लगाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस दिशा में केवीएल लगाते हैं वहाँ पर रजिस्टेंस में वोल्ट, अगर उसी दिशा में करंट बह रही है तो रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस RSE है और इसमें बहने वाली करंट IA, यानी IA RSE। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जैसे यहाँ आप इधर से चल रहे हैं और करंट, तो हायर पोटेंशियल से हमारा लोअर पोटेंशियल हम लोग वोल्टेज को लिखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज आपका V मिल रहा है, यानी प्लस आपका क्या होगा, V होगा। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस के साथ हमारा कौन सी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर जो जनरेटर वोल्टेज है, यानी ये माइनस साइन पहले आ रहा है तो माइनस क्या लिखेंगे, EG। और दोस्तों एक चीज़ इस पे रह गया है, क्या रह गया भाई, यहाँ पर आर्मेचर का रजिस्टेंस और आर्मेचर में बहने वाली करंट, इसको, यह भी वोल्टेज ड्रॉप है और किसमें है, आर्मेचर में, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे प्लस IA इंटू RA बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर IA और IA दोनों में है, यानी इसको अगर और अच्छे से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह V को पहले लिख लीजिए, V प्लस क्या लिखेंगे, IA RSE प्लस IA RA बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, EG लिख लेंगे। ये EG माइनस था तो 0 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है और ये आर्मेचर का रजिस्टेंस है। तो दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस होता है वह बहुत, यानी जो RSE का जो मान है यह बहुत कम होता है किसकी तुलना में, RA की तुलना में। इसलिए हम लोग इसमें जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है RSE के कारण उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी अब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, V प्लस IA इंटू RA बराबर क्या हो जाएगा, EG के हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से IA इंटू RA बराबर क्या हो जाएगा, EG माइनस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा।
तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज है और जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिल रहा है, यानी हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, इसका जो अंतर है इस आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये IA इंटू RA क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये इसके क्या है, बराबर है। ये भी हमारा आप एक फार्मूले की तरह काम करता है। आगे अगर आप थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इतना। यह क्या है, IA इंटू RA, इसको आप लिखना हो तो लिख लीजिए। आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, यह आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहां से दोस्तों अगर IA लिखेंगे आप, जो है IA बराबर क्या होगा, EG माइनस V बटे क्या होगा, RA होगा। तो ये आर्मेचर में बहने वाली करंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एम्पियर में लिखेंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ अगर देखेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो इसको मान लीजिए कि आप लिख दे, यानी इसको आपने माना इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 से आप लिखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज इक्वेशन बनता है, यहाँ से अगर आप लिखेंगे, यानी आगे यहाँ से आप देख लीजिए इस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग V प्लस क्या है हमारा, IA इंटू RA बराबर क्या है, EG है। तो दोस्तों हमारा V बराबर क्या होगा, EG माइनस IA इंटू RA। अब ये जो आपको लिखा गया, इसको हम लोग देखिए, ये हमारा टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है, यानी वोल्टेज अक्रॉस लोड है, यानी जो हमारा लोड है, या इसको हम लोग टर्मिनल कह सकते हैं, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है। EG जो होता है हमारा जनरेटेड वोल्टेज है, और ये IA इंटू RA क्या है, ये भी एक प्रकार का वोल्टेज है, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर में हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी ये पूरा हमारा क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे, सभी क्या है, हमारे वोल्टेज है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज इक्वेशन भी कहते हैं, वोल्टेज इक्वेशन कहते हैं, यानी वोल्टेज का समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। तो डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो सीरीज फील्ड वार्निंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, इसलिए हम लोग इसको डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वार्निंग का रजिस्टेंस होता है वह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है, जैसा कि आपको बताया। और आर्मेचर का जो रजिस्टेंस होता है वह 1 ओम से भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और सीरीज फील्ड वार्निंग का जो रजिस्टेंस होता है वह आर्मेचर से भी कम होता है। और सीरीज फील्ड वार्निंग को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको मैंने बताया था कि सीरीज फील्ड वार्निंग को हम लोग मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं, जिससे कि उसका रजिस्टेंस कम से कम हो। अगर इसको मोटे तार का नहीं बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो भी हमारी करंट इस लोड को बहेगी वह चूँकि सीरीज फील्ड वार्निंग से होकर बहेगी, अगर इसका रजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो ये फील्ड वार्निंग हीट होकर जल जाएगी या जल सकते हैं और मशीन हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए इसका रजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो इसमें कुछ जो है आपको जो यहाँ पर लिखा गया है, कुछ शब्द लिखे गए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। IA जो होता है आर्मेचर करंट होता है, RA क्या होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, इसको हम लोग ओम में लिखते हैं। EG क्या होता है, जनरेटेड EMF होता है आर्मेचर के क्रॉस। ये RAC क्या होता है, सीरीज फील्ड वार्निंग का रजिस्टेंस होता है। IAC क्या होता है, सीरीज फील्ड वार्निंग में बहने वाली करंट होती है। तो इसको आप देख लीजिए। बाकी इसमें हम लोगों को क्या करना है, वोल्टेज इक्वेशन को डेरिवेट करना है। तो वोल्टेज इक्वेशन को डेरिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी क्लोज लूप में हम लोग KVL कैसे लगाते हैं। तो KVL लगाने का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया बताया है कि दोस्तों KVL सबसे पहले हम लोग क्लोज लूप में लगाते हैं, एक बंद पास में लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर एक क्लोज लूप है, तो इधर हमने माना कि करंट की दिशा यह हमारी कुछ इस तरह से, यानी करंट हमारी रिजल्टेंट करंट इस सर्किट में इधर से बह रही है। तो आपको याद रखना है, जिस दिशा में करंट बहती है अगर उसी दिशा में हम लोग KVL लगाते हैं तो रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेते हैं, और बैटरी का जो साइन पहले आए उसके साइन के साथ उसके वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं। सेम चीज़ें इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। आप जहाँ से मन करे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इस चूँकि सीरीज फील्ड वार्निंग का अपना रजिस्टेंस होगा जिसको RAC कहेंगे, और इसमें जो बहने वाली करंट होगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं IA RAC,
चूंकि ISE, IA और IL तीनों क्या होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, यानी हमारे सीरीज जनरेटर में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप ISC लिखिए चाहे IA लिखिए चाहे IL लिखिए। तो यहाँ पर IA RSE, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, फिर यहाँ का वोल्टेज क्या है, आगे हम लोग चलेंगे तो प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन के साथ यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे V। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आए तो माइनस के साथ यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या लिखेंगे, EG। और ये जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको भी लिखेंगे IA इंटू RA। इसके बाद हम लोग को यहाँ से हल करेंगे, और हल करने के बाद जो है, क्योंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर से बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। और नेगलेक्ट कर लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, V प्लस IA इंटू RA बराबर क्या होगा, EG। तो यहाँ से अगर आप जो है IA इंटू RA को इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर IA का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर IA का मान अगर आप देखेंगे तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, यह आर्मेचर का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, आर्मेचर में बहने वाली करंट क्या होगी, उतना कम होगी। इसलिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। सामान्यतः हम लोग आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम लिखते हैं। अब यह हमारा जो इक्वेशन 1 बनाए थे, इसी की सहायता से हम लोगों ने इस जो है इक्वेशन को लिखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज इक्वेशन कहते हैं। तो इतनी बातें आपको डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में याद रखना है। और क्या याद रखना है भाई, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग बूस्टर के रूप में करते हैं। यानी बूस्टर का मतलब क्या है, जहां वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो रहा हो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। बाकी यह हमारा कंस्ट्रक्शन है डीसी सीरीज जनरेटर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर क्या होता है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर में जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के समांतर में यानी पैरेलल में लगी होती है। अब आप हेडिंग डाल देंगे डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर कैसे बनता है दोस्तों, यह आपका आर्मेचर है। क्योंकि जनरेटर है तो यह वोल्टेज पैदा करेगा। ये दो आपके ब्रश दिखाई दे रहे हैं। और शंट फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, इस आर्मेचर के समांतर में। बाकी इधर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा लग जाएगा लोड। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या, लोड। यह हमारा क्या है, लोड है। और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भी कहेंगे। यहाँ पर भी क्या है, हमारा लोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा जो जनरेटर या जनरेटर है, जनरेटर का आर्मेचर है, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईजी कहेंगे। और ये हमारा प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर चूंकि ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आरए होगा। और इस आर्मेचर से इधर जो करंट बहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आईए कहेंगे। अब ये आईए करंट आगे जाएगी तो दो बराबर भागों में, इधर कुछ चली जाएगी कुछ इधर चली जाएगी, यानी दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। इसका रेजिस्टेंस जो होगा जिसको RSH कहेंगे। और इस ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो दोस्तों ये शंट फील्ड वाइंडिंग में जो हमारी करंट बहेगी उसको हम लोग ISH कहेंगे। यानी ISH का मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट। और इधर लोड में जो करंट बहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, IL कहेंगे। ये हमारा चूंकि करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इधर हायर पोटेंशियल और इधर क्या होगा, हमारा लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसमें भी सेम चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये IL क्या है, IA क्या है, फिर उसके बाद ISH क्या है, फिर उसके बाद आपको RA क्या है, RSH क्या है, EG क्या है और हमारा V क्या है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। तो IL जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड करंट कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, लोड ये हमारी करंट है, ये आर्मेचर में बहने वाली करंट है। ये हमारे क्या है, आर्मेचर करंट है। ये क्या हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग में
बहने वाली करंट है, बहने वाली हमारी क्या है, करंट है। यह आर ए क्या है भाई, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। यह आर एस एस क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये ईजी क्या है भाई, जनरेटेड वोल्टेज है ये, और ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारा, टर्मिनल वोल्टेज या लोड के अक्रॉस भी क्या कह सकते हैं हमारा वोल्टेज है। तो इतनी बातें आपको शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ से आपको क्या, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो हमारा जनरेटर बनता है उसको डीसी शंट जनरेटर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। शंट फील्ड वाइंडिंग हमारी बनी होती है पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न की। ये पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं, क्योंकि तार यानी जो इसका रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस का मान किस पर डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पर और इसके एरिया पर। एरिया अगर कम है यानी तार हमारा पतला होगा, यानी एरिया हमारा कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। और दूसरी चीज़ की लंबाई अगर अधिक होगी यानी लेंथ अगर क्या होगा हमारा अधिक होगा, तब भी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों हमारा अधिक होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। यह क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आर्मेचर से जो भी हमारी करंट पैदा होगी, यह जिसको हम लोगों ने क्या कहा, आईए कहा। यह आईए जो है इस पॉइंट पर आकर कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो टोटल की टोटल करंट हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग से ही होकर बहेगी, हमारी लोड को करंट हमारी नहीं जाएगी और हमारा जनरेटर सही तरह से काम नहीं करेगा। लोड को जब करंट का सप्लाई नहीं करेगा तो हमारा लोड चल नहीं पाएगा, यानी जनरेटर हमारा क्या होगा, बेकार होगा। इसलिए जो हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग को बनाते हैं इसका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, और रेजिस्टेंस अधिक करने के लिए पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। यानी जब इसमें अधिक टर्न देंगे तो इसकी लंबाई अधिक होगी, लंबाई जब अधिक होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। और पतला तार लेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा तभी रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग केबीएल लगाएंगे, और इसमें भी सेम चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जैसे हम लोगों ने डीसी सीरीज जनरेटर में देखा था। तो केबीएल किसी एक क्लोज लूप में लगता है, तो इस लूप में हम लोग क्या लगा देंगे, केबीएल लगा देंगे। तो इस लूप का हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी डी, और यहाँ पर ई है। तो यानी हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप। किस लूप में भाई, ए बी सी डी और ई। हमने ए बी सी डी जहाँ से स्टार्ट किया और वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो केवीएल लगाने का नियम मैंने बताया है कि जिस दिशा में हम अगर करंट बह रही है उसी दिशा में हम लोग केवीएल लगाएंगे तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और बैटरी का जो टर्मिनल पहले आता है उसके साइन के साथ उसको उसके वोल्टेज पे लेते हैं। तो हम लोग मान लीजिए इधर से केवीएल लगा रहे हैं ए से, यानी ए से स्टार्ट कर रहे हैं बी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो है यह वोल्टेज आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा है, भी मिल रहा है। तो यानी यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या लेंगे, भी। और आगे चूंकि प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यानी माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, ईजी, यहाँ का वोल्टेज। और क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है आर ए, और आर्मेचर में बहने वाली करंट है, इसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, और आई ए इंटू आर ए लिख देंगे, और ये किसके बराबर लिख लेंगे, 0 के बराबर। तो सेम चीज़ें वहीं पर आ गई आपका, जिस तरह से आपने पहले इसको देखा था। क्या आ गई भाई, कि हम लोग इसको लिखेंगे क्या, भी बराबर, हम लोग ईजी इधर माइनस है तो हम बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आई ए इंटू आर ई हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था पिछले वाले डीसी सीरीज जनरेटर में, वोल्टेज इक्वेशन कहा था, वोल्टेज इक्वेशन कहा था। तो ये हमारा डीसी शंट जनरेटर के लिए वोल्टेज इक्वेशन होता है।
और क्या आपको ध्यान देना भाई, ये जो होता है शंट फील्ड वार्निंग इस लोड के क्या है समांतर में, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो ये शंट फील्ड वार्निंग में अगर आपको करंट का मान निकालना है, किसका मान, ISH का मान निकालना है, तो ISH का मान किसके बराबर होगा, क्योंकि I बराबर V/R होता है, तो V/ हम लोग क्या लिख देंगे, RSH लिख देंगे। तो ये शंट फील्ड वार्निंग में बहने वाली हमारी क्या होती है, करंट होती है। और अगर आप लोग IA यानी आर्मेचर करंट को लिखना चाहेंगे, तो IA बराबर क्या होगा भाई, ये ISH होगा प्लस क्या होगा, IL होगा, यानी शंट फील्ड वार्निंग में बहने वाले करंट और लोड में बहने वाले करंट के क्या होगा, ये हमारा IA बराबर होगा। तो दोस्तों इतनी बातें आपको शंट फील्ड वार्निंग के यानी शंट फील्ड वार्निंग से संबंधित हैं। और ये हमारा जो शंट फील्ड वार्निंग जिसमें लगा होता है उसको DC शंट जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों DC शंट जनरेटर का हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग लिमिटेड जगहों पर करते हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आदि, या बैटरी के चार्ज करने के लिए इन जगहों पर हम लोग DC शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि DC शंट जनरेटर क्या होता है या आपको समझ में आया होगा। तो DC शंट जनरेटर क्या होता है दोस्तों, जिसमें शंट फील्ड वार्निंग आर्मेचर के क्या हो, समांतर में जुड़ी हो, उसको हम लोग DC शंट जनरेटर कहते हैं। और DC शंट जनरेटर में हम लोग इस फार्मूले की सहायता से कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको आना चाहिए। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर, यह कंपाउंड जनरेटर दोस्तों दो प्रकार से होता है। एक हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड, जनरेटर, दूसरा हमारा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो अब डिफरेंशियल और कम्युलेटिव का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और सबसे पहले कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, यह क्या होता है, यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों यह कंपाउंड जनरेटर कैसे बनता है, जो हमारी फील्ड वार्निंग करते हैं पोल पर, पोल के हिसाब से हम लोग कंपाउंड जनरेटर करते हैं। तो पोल पर जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यह हमारे पास कोई मान लीजिए पोल है किसी मशीन का ऐसे हमारा क्या है, कोई ऐसे मान लीजिए पोल है। इस पोल पर जब सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग दोनों की गई है, कैसे, जैसे यहाँ से एक तार आया और ऐसे हमारा यह कनेक्शन कर दिया गया। तो ऐसे मान लीजिए कि कुछ हमने टर्न देकर आपको बना दिया, तो ये एक वार्निंग यह हो गई, इधर से हमारी करंट गई और इधर वापस निकल के आ गई, तो इसको हमने कह दिया सीरीज फील्ड वार्निंग। और इसमें एक वार्निंग हम लोगों ने और कर दिया, आगे देखिए, एक वार्निंग हम लोगों ने और कर दिया ऐसे। तो ये जो वार्निंग आपको बनी, इसमें दो वार्निंग है, एक सीरीज फील्ड वार्निंग, दूसरा शंट फील्ड वार्निंग। ये हमारी सीरीज हमारी फील्ड वार्निंग है और ये क्या है, हमारी शंट फील्ड वार्निंग है। तो दोस्तों ये जब किसी मशीन में दोनों वार्निंग लगी हुई, सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग, तो उस तरह की मशीन को हम लोग कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, यानी कंपाउंड मशीन कहते हैं। क्योंकि हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, जिसमें सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग दोनों लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो अब डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, आपको इस फील्ड वार्निंग में जो करंट बहती है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी वार्निंग में हमारी करंट बहती है, तो ये पूरी की पूरी वार्निंग क्या बन जाती है दोस्तों, मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। और मैग्नेट बन जाएगी तो यहाँ पर बन जाएंगे हमारे क्या, पोल, ध्रुव क्रिएट हो जाएंगे। यानी अब पोल बन गए तो यहाँ से क्या हमारे पैदा होंगे, फिर फ्लक्स पैदा होंगे।
तो यह फ्लक्स का मान दोस्तों, ये जो फ्लक्स होता है इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो फाई का मान होता है वह किसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। यानी करंट का मान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक यहाँ पर फ्लक्स पैदा होगा, यानी करंट का मान जितना अधिक होगा उतना ही प्रभावशाली और उतना ही इफेक्टिव हमारा क्या बनेगा, पोल बनेगा, और उतनी ही पोल हमारे वहाँ पर यानी उतनी ही ताकतवर हमारा क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा हुआ, फ्लक्स किसकी वजह से पैदा होगा, जब इस फील्ड वाइंडिंग में हमारी करंट बहेगी। तो यहाँ पर दो तरह की वाइंडिंग है, एक सीरीज वाइंडिंग और दूसरी शंट वाइंडिंग। तो आपको ध्यान देना है कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों में अगर करंट बह रही हो और दोनों में जब करंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब इस फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स तथा इस फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स तथा शंट फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करेंगे, यानी विरोध करेंगे। तो मशीन के अंदर जो रिजल्टेंट फ्लक्स पैदा होगा वह कम होगा, वह क्या होगा, कम होगा। तो जब रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कम होगा तो इस तरह से जो हमारा जनरेटर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग से निकलने वाला फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करे, एक दूसरे का अपोज करे, तो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कम हो गया, तो जब फ्लक्स का मान कम हो गया तो उस तरह से जो जनरेटर बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब अंतर, यानी डिफरेंस हमको मिल रहा है किसका, फ्लक्स का। जब फ्लक्स का अंतर मिले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और जब दोनों वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स जुड़ के मिले और रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा मजबूत मिले, यानी अच्छा मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों यह मैं आपको बोल दिया, लेकिन तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लिखना चाहूँगा। ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं, जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हों, तब रिजल्टेंट फ्लक्स कमजोर मिलता है। इस प्रकार की जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यानी जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का विरोध कर रहे हो तब रिजल्टेंट फ्लक्स कमजोर मिलता है। इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। उसके बाद कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर क्या होता है दोस्तों, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख देंगे क्या, कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको भी लिख लीजिए आप जो है, जब हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों, तो रिजल्टेंट फ्लक्स मजबूत होता है। रिजल्टेंट फ्लक्स मजबूत होता है। अतः इस प्रकार की मशीन या इस प्रकार के जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं या कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर कहते हैं।
कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि हमारे कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड यानी क्या होते हैं, जब सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग के फ्लक्स का हमें डिफरेंस मिले यानी उसका अंतर मिले तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाता है, तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और जब सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करे यानी मशीन के अंदर जब रिजल्टेंट फ्लक्स का मान अधिक हो जाए तो उस तरह के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटिव जनरेटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो अब बात आती है कि हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, रिजल्टेंट जो हमारा फ्लक्स है वो कमजोर हो रहा है। तो जब फ्लक्स कमजोर हो गया तो भाई जो जनरेटेड वोल्टेज होता है Eg का जो मान होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स पर। यानी Eg बराबर आपने लिखा था ZP∅N बाई क्या होता है 60A होता है। तो जो जनरेटेड वोल्टेज का मान होता है वह Eg जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वह किसके होता है, फाई के। अगर फाई का मान कम हो गया, फाई का मान अगर हमारा कम हो गया तो जनरेटेड वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ कम वोल्टेज और अधिक करंट की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लक्स का मान हमारा क्या हो गया, अधिक हो गया। फ्लक्स का मान अधिक होने से यहाँ पर क्या होगा भाई, जो फ्लक्स का मान अधिक होगा तो जनरेटेड वोल्टेज यानी जो जनरेटेड ईएमएफ है इसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसका मान अधिक हो जाएगा। जब इसका मान अधिक हो गया तो हमको अधिक वोल्टेज क्या होगा, पैदा होगा। तो हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक हमको वोल्टेज तथा कम करंट की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कंपाउंड जनरेटर हमारे क्या होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब कंपाउंड जनरेटर हमारे जो होते हैं जैसे डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये दोनों भी दो दो प्रकार के होते हैं, तो इसको आगे इसका प्रकार बताने के लिए नीचे वाली चीज़ों को हमको मिटाना पड़ेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के और कौन कौन से भाग हैं। तो इन भागों को आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होते हैं यह दो तरह से होते हैं, एक लॉन्ग शंट, एक हमारा जो होता है लॉन्ग शंट, दूसरा शॉर्ट शंट। यानी लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। उसी तरह से हमारा ये जो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है यह भी दो तरह से होता है, लॉन्ग शंट और दूसरा हमारा होता है शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट दूसरा हमारा क्या होता है, शॉर्ट शंट। यानी लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब ये लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का क्या मतलब है दोस्तों, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो लॉन्ग शंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कंपाउंड जनरेटर में दो तरह की बाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे आर्मेचर को, और यहाँ पर अगर आप आर्मेचर के रेजिस्टेंस को दिखाना चाहते हैं तो आप आर्मेचर के रेजिस्टेंस को दिखा दीजिए, नहीं तो दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो होता है ये फील्ड वार्निंग को दिखा दिया। यानी क्या है, यह सीरीज हमारे क्या है, फील्ड वार्निंग है, ये हमारी सीरीज फील्ड वार्निंग है। आगे आप इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये शंट लगाया गया है, यानी ये शंट फील्ड वार्निंग है। ये क्या है, हमारी शंट फील्ड वार्निंग है, ये हमारी शंट, ये सीरीज फील्ड वार्निंग है। तो दोस्तों आगे यहाँ से जो जनरेटर है या जो भी वोल्टेज पैदा करेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से कुछ बना के। ये मान लीजिए यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, ये क्या लगा दिया, ये लोड लगा दिया। तो ये जो जनरेटर आपको बन के तैयार हुआ
यह कौन सा है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर किसका भाग होता है भाई? कंपाउंड जनरेटर का एक भाग है। इसमें कंपाउंड जनरेटर में दो, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दूसरा शंट फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई है और यह शंट फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर के क्या है? समांतर में है। तो यहाँ पर लॉन्ग शंट का मतलब क्या है? लॉन्ग शंट का मतलब जो यह होता है कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के क्या हो? समांतर में लगी हो, उस तरह की हम लोग कनेक्शन को लॉन्ग शंट कहते हैं। उस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग शंट। और वहीं पर अगर हमको शॉर्ट शंट बनाना हो तो मैं आपको छोटे में ही बना के दिखा दे रहा हूँ कि अगर हमको शॉर्ट शंट बनाना हो तो शॉर्ट शंट दोस्तों कैसे बनाएंगे हम लोग देख सकते हैं। आप ऐसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा लोड है, ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग जब हमारे केवल आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हो तो ये हमारा शॉर्ट शंट होगा, यानी शॉर्ट शंट। और जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर दोनों के समांतर में हमारा क्या हो? शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्ग शंट। तो इसी तरह से ये हमारा लॉन्ग शंट और ये क्या है? हमारा शॉर्ट शंट। और उसी तरह से इसको भी हम लोग लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंशियल क्या होगा? यानी जब दोनों का फ्लक्स क्या हो? एक दूसरे का विरोध करेगा तो मशीन हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बन जाएगी। और जब ये कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर क्या होगा? जब हमारे ये दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करे तो ये हमारा बन जाएगा कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें भी आप बड़ी आसानी से लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट बना के दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर में ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और इसमें हमको क्या लगाना है? फिर यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग लगाना है और यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? लोड को लगा सकते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग शंट हो गया। अगर हमको शॉर्ट शंट को बनाकर दिखाना है तो शॉर्ट शंट को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। हमारा शॉर्ट मतलब छोटा शंट हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये शॉर्ट शंट है और ये क्या है? लॉन्ग शंट है। लॉन्ग शंट का मतलब ये होता है जब शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में लगी हो तो लॉन्ग शंट होगा। और यही शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में होगी तो वह हमारा क्या होगा? शॉर्ट शंट होगा। तो अब दोस्तों आगे हम लोग फर्दर इसको देखते हैं कि हमारे जो जनरेटर होते हैं इसको और हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होते हैं, ये कम्युलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होते हैं इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के अलावा हम लोग इसको अलग 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारा जनरेटर अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड या लेवल कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड या लेवल कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीजें और आपको देखना है। अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और तीसरा जो है आपका लेवल कंपाउंड, लेवल कंपाउंड। तो ये 3 तरह के जनरेटर के कनेक्शन और आपको देखना है अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड तथा लेवल कंपाउंड। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डीसी मशीन का पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दूँ। ये हमारे पोल है, ये 4 पोल की मशीन को आपको दिखाया गया है। यहाँ बीच में हम लोग आर्मेचर को रख देंगे। इस तरह से हमारे स्लॉट्स बने होते हैं आर्मेचर में। आप ऐसे आर्मेचर को रख सकते हैं। ये हमारा आर्मेचर है, बाकी ये हमारे कम्यूटेटर है, इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट है, ऐसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा क्या होता है? पोल होती है। ये क्या होते हैं? पोल होते हैं। जैसे ये 4 पोल आपको दिखाई दे रहा है। तो अब ये पोल का काम भाई क्या होता है? फ्लक्स को पैदा करना। पोल का जो काम होता है फ्लक्स को पैदा करना है। तो अगर मान लीजिए कि मशीन में जितने फ्लक्स की आवश्यकता है, अगर यह पोल उतना ही फ्लक्स पैदा करे तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि मशीन में जितने फ्लक्स की आवश्यकता है उससे कम फ्लक्स पैदा करे तो जब फ्लक्स कम पैदा होगा तो हमारा जो वोल्टेज पैदा होगा
वो जो वोल्टेज पैदा होगा, चूँकि मैंने आपको बताया था जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वह समानुपाती होता है फ्लक्स के। तो अगर फ्लक्स कम पैदा होगा तो हमारा क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स अधिक पैदा होगा तो हमको आवश्यकता से अधिक वोल्टेज पैदा होने लगेगी, और उसके लिए फिर हमारी तमाम चीज़ें, जब वोल्टेज अधिक पैदा होगी तो इंसुलेशन का कास्ट बढ़ जाएगा और मशीन की देखरेख और मेंटेनेंस का भी कास्ट फिर बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से हमको जितना मशीन के अंदर फ्लक्स को पैदा करना है उसी के आधार पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड हमारे जनरेटर क्या होते हैं। तो ओवर अंडर कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अंडर मतलब कम, अंडर मतलब क्या होता है, थोड़ा कम, यानी हमारे इस मशीन के अंदर यानी डीसी जनरेटर के अंदर जितना फ्लक्स की ज़रूरत है, हमारा जो मैग्नेटिक पोल है उससे कम हमारे फ्लक्स पैदा कर रहे हैं, यानी कम फ्लक्स पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं, यानी इस मशीन के अंदर जितने फ्लक्स की आवश्यकता है उससे अधिक हमारी जो है ये जो पोल है वो फ्लक्स पैदा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और लेवल कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं दोस्तों, मशीन के अंदर जितना फ्लक्स की ज़रूरत है उतने ही हमारा पोल के द्वारा फ्लक्स पैदा किया जा रहा है, तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, फील्ड वार्निंग के कनेक्शन के आधार पर। जब फील्ड वार्निंग आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी हो तो उसको डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं। जब फील्ड वार्निंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हो तो उसको डीसी शंट जनरेटर कहते हैं। और जब सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग दोनों हमारे मशीन में लगी हो तो उसको हम लोग कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और कंपाउंड जनरेटर भी हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये कम्युलेटिव और डिफरेंशियल क्या होता है, यह फ्लक्स के आधार पर नाम पड़ता है। जब सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग दोनों का फ्लक्स क्या हो, एक दूसरे का सहयोग करे तो रिजल्टेंट फ्लक्स मशीन के अंदर हमारा बढ़ जाएगा, तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और जब सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करें तो मशीन के अंदर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कम हो जाता है, तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और फर्दर हम लोग कम्युलेटली और डिफरेंशियल को दो बराबर भागों में बांटा, यानी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि ये जैसे हमारा जो ये फील्ड वार्निंग से जो फ्लक्स निकलता है, आपको ये चीज़ें आगे पढ़ने को मिलेगी। जो फील्ड वार्निंग से फ्लक्स निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो हमारे फील्ड वार्निंग से जो फ्लक्स निकलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मेन फ्लक्स कहते हैं, मेन फ्लक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मेन फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मेन फ्लक्स को हम लोग फाई एम से डिनोट करते हैं। और दूसरा, एक तो मेन फ्लक्स हो गया और दूसरा आर्मेचर फ्लक्स होता है। तो आर्मेचर फ्लक्स कहाँ से पैदा होता है, जब इस आर्मेचर बाइंडिंग में करंट बहती है तो बाइंडिंग मैग्नेट बन जाती है और उसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर फ्लक्स। यानी आर्मेचर बाइंडिंग से जो फ्लक्स पैदा होता है उसको आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं। इस बात को लिखेंगे, आर्मेचर बाइंडिंग से जो फ्लक्स पैदा होता है उसको आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम लोग फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मशीन के अंदर दो तरह के फ्लक्स हो गए, एक मेन फ्लक्स, दूसरा आर्मेचर फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो मेन फ्लक्स पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यानी आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ये आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगली वाली वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के क्या प्रभाव होते हैं, इसको सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।